पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसे IMF से लोन नहीं मिल रहा है और वो अपने लोगों को महंगाई के बोझ में दबाए चला जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज महंगी है, लोग रो रहे हैं और अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की समस्या यह है कि उसके पास आटा नहीं है, लेकिन उसके पास बम बहुत है। पाकिस्तान के पास भारत से अच्छे खेत हैं, पानी है, उपजाऊ जमीन है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में भुखमरी की नौबत आ गई है? भारत के NSA अजीत डोवल ने पाकिस्तान की इसी भुखमरी का इलाज बताया है। अजीत डोवल को आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और इस मौके पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की बात की। बताया कि कैसे फूड सिक्योरिटी से भारत सुपर पावर बन सकता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, बस अब ऐलान बाकी है। शर्म आती है इस गवर्नमेंट के कुछ कहते हुए भी, बल्कि वो तो इतने ढीठ हो गए हैं, इतने ढीठ हो गए हैं कि इनको अब कान में जू नहीं रिंगती। सब कुछ हद से बाहर हो गया है, हमारे काबू से ये बाहर है। गरीब एटम बम है, बम नहीं है, एटम बम गिरा दिया है। पाकिस्तान के पास ना तो खाना है, न पेट्रोल, यानी न फूड सिक्योरिटी और ना ही एनर्जी सिक्योरिटी। हालात ऐसे हैं, बस इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करे, अपना करम करे। बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी हुक्मरानों को। तारीख में ऐसा मौका कभी नहीं आया जो इस वक्त बना हुआ है। ना घी मिल रहा है, ना कुकिंग ऑयल मिल रहा है, मार्केट में मिल भी रहा है, जिसके पास है बहुत महंगा मिल रहा है। चीन भी बर्बादी के रास्ते पर है। जिनपिंग सब छुपा रहे हैं। तो क्या है भारत की फूड सिक्योरिटी का फॉर्मूला, जिससे हो रहा है दुनिया का भी भला? देश के पास अपनी सारी जनसंख्या को खिलाने के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि हम इस योग्य भी हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकें। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है और ऐसे में नरेंद्र मोदी का भारत पूरी दुनिया के लिए देवदूत बनकर उभरा है। आखिर क्या वजह है कि भारत दुनिया को खाना खिला रहा है और पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है? भारत के पास अपने 140 करोड़ की आबादी का पेट भरने की जिम्मेदारी भी है और पाकिस्तान अपनी 22 करोड़ की आवाम को खाना नहीं खिला पा रहा। हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की नई आफत यह हो गई है कि पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 280 रुपए लीटर मिलेगा और केरोसिन 202 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। पाकिस्तान में LPG सिलेंडर का दाम 3141 रुपए हो गए हैं। हुकूमत जितना निचोड़ना चाह रही है अवाम को, बम पे बम फेंकी जा रही है। जब से आई है इनको 150 रुपए बड़ा महंगा लगता था। दावे तो इन्होंने किए थे कि 100 से नीचे लाएंगे। मुझे लगता है तो ट्रिपल सेंचुरी भी 300 से भी ऊपर लेके जाने की है। ड्रैकोला आ गया है, जिसने जो है ना आवाम को जो है खाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को IMF कर्ज नहीं दे रहा। IMF ने कर्ज के लिए सख्त शर्तें रखी हैं। इनमें डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी भी शामिल है और वही पाकिस्तान की सरकार कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जनता रो रही है, वो सीधे मौत मांग रही है। अब ये पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया है, तनख्वाहें इतनी कम है, अब क्या गरीब बंदा क्या करे? कुछ रहम करे आवाम के ऊपर। पेट्रोल के देख लें आप, 215 से 272 रुपये आ गया है। अब गरीब बंदा ना पेट्रोल डलवा सकता है। अगर हमारी हुकूमत इस तरह रहेगी तो बर्बादी का इस आगे सिलसिला है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमारी हुकूमत नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने 170 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने के लिए 15 फरवरी को एक मिनी बजट पेश किया, जिसमें पाकिस्तान पर कई तरह के टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसका सारा भार जनता पर महंगाई के रूप में पड़ रहा है। बस महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम पे बोझ बढ़ता जा रहा है। आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा होते जा रहे हैं। जो सफेद पोश बंदा है ना, वो बहुत ज्यादा पिस रहा है इस टाइम। कोई मामला नहीं है। बच्चों की रोटी पूरी करे, किचन चलाए या इस प्रॉब्लम चक्रों में पड़े। मजदूर आदमी की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और जो महंगाई है वो दिन ब दिन रिश्वत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में हर चीज का दाम बढ़ गया है, सब कुछ महंगा हो गया है। लोकल सिटी बस ट्रांसपोर्टर्स ने 100 से 200 रुपए तक किराया बढ़ा दिया है। बेसिक मोटरसाइकिलों के दाम 9,000 से लेकर 35,000 रुपए तक बढ़ गए हैं। कुकिंग ऑयल और घी के दाम एक महीने में 155 रुपए किलो तक बढ़ गए।
आटा पहले से ही 160 रुपए किलो के पार मिल रहा है। प्याज के दाम 250 से 300 रुपए किलो पहुंच गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सुबह के हम बैठे हुए, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह ही बैठे हुए, चिकन देख रहे हैं वैसे के वैसे पड़ा। कोई आते हैं, वो कस्टमर आते हैं जी, रेट पूछ के चले जाते हैं। एक अभी कस्टमर है, वो उसको बताया हमने भाई 590 रुपए ले जाएं, 4 रुपए मार्केट से गवर्नमेंट रेट से कम ले जाएं। वो कहता है भाई मेरी गुंजाइश ही नहीं है, मैं 20,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं बच्चों का पेट पालूं, किराया दूं, उनकी ट्यूशनों के पैसे दूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। पब्लिक का गुजारा बस ऐसे हो रहा है कि एक टाइम की मिल रही है और दूसरे टाइम का पता नहीं है मिलनी है कि नहीं। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है और अभी सुनने में आ रहा है कि मजीद पेट्रोल भी बढ़ना है, 40 रुपए के करीब सुनने में आ रहा है जी। तो इस लिहाज से देखें तो गरीब तो बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया है। और जो दिहाड़ीदार तबका है, अगर उसका हिसाब लगा लें तो हमें तो ये नहीं पता चलता कि बेचारा कैसे गुजर बसर कर रहा है। वो बिजली के बिल इतने आते हैं, उसके खर्चे इतने हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और मतलब कि बड़ी मुश्किल से उसका इतना मुश्किल हो गया कि बेचारा ना मांगने पे मजबूर हो गया गरीब आदमी। हालात इतने तंग हो गए हैं कि बुरा असर हो गया। गोश्त तो आप कह रहे हैं ना, गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खरीदी जा सकती, दालें नहीं खरीदी जा सकती। बच्चे जो हैं वो, अब ये देखें कि हमारे मुल्क में, एक गांव का रहने वाला हूँ मैं, और गांव में भी आटा तक नहीं मिल रहा। ऐसे ही है। तो मुश्किल दर मुश्किल पेश आ रही। सब्जी नहीं खरीदी जा रही। पाकिस्तान एक ज़रूरी एग्रीकल्चर कंट्री है, पता है? बिल्कुल है कि अपनी हर शय उगाई जाती है यहाँ पे, फिर भी इतनी महंगाई है कि गरीब का जीना बहुत मुश्किल है। प्याज पता है कितने रुपए किलो है? प्याज बिल्कुल 250 रुपए किलो का पता है जी। 1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, जहां अच्छी खेती होती थी। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भारत के 70 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पाकिस्तान में चली गई। ये भारत का वो भाग था जिसे हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते थे, जहां सबसे अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता था। और कई लोगों का यह अनुमान था कि इसके बाद ईस्ट के अंदर से चावल की खेती और वेस्ट के अंदर में जो गेहूं की खेती, इसके जाने से भारत की एक 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए शायद इस देश में अन्न पर्याप्त नहीं होगा। ये गौरव का विषय है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद हमारी जनसंख्या 35 करोड़ से 140 करोड़ से अधिक हो गई। उस वक़्त हमारा जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन था वो 50 मिलियन टन से बढ़कर आज 315 मिलियन टन हो गया। और देश के पास अपनी सारी जनसंख्या को खिलाने के लिए ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम इस योग्य भी हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकें, इसका निर्यात भी कर सकें। यही नहीं, हाल के वर्षों तक पाकिस्तान में अच्छी फसलें पैदा होती थी। पाकिस्तान कॉटन, चावल और आम का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। गेहूं और प्याज का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक था। 2005 में तो पाकिस्तान ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप से ज्यादा गेहूं पैदा किया था। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया? पाकिस्तान के पास खाने को कुछ नहीं बचा। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट तो दूर, उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ उसी के साथ आजाद हुआ भारत है, जो न सिर्फ अपनी 140 करोड़ की आबादी का पेट भर रहा है, बल्कि दुनिया को भी खिला रहा है। भारत चावल, गेहूं और गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन उगाता है। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और इसीलिए आज भारत पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। अभी जब यूक्रेन की लड़ाई के बाद संसार के कई भागों में खाद्यान्नों की कमी हुई, तो हमारे ऊपर ये एक बहुत अधिक आग्रह भी था, कुछ दबाव भी था कि हम लोग मदद करें। और हम लोगों ने जिन जिन देशों में जहाँ यूक्रेन का और रशिया का एक्सपोर्ट होता था फूड ग्रेन्स, उनको हमने एक्सपोर्ट किया। दुनिया में चीन का दावा है कि फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वो नंबर 1 है। दावा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की कही बात पर विश्वास नहीं होता है। चीन के पास खेती के लिए सिर्फ 15% जमीन ही उपलब्ध है।
चीन में 48% जमीन ऐसे पहाड़ों पर है जहां खेती नहीं हो सकती और 28% ऐसा रेगिस्तान है जहां कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। 2022 में पड़ी गर्मी की वजह से चीन में भयंकर सूखा है, जिससे उसकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अब चीन 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए आयात पर निर्भर है। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, उस वक्त भारत और चीन के अंदर में खाद्यान्न लगभग बराबर थे। लगभग 50 लाख टन हम बनाते, हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन था, उनके यहाँ इससे थोड़ा कम था। उनका क्षेत्रफल देश का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3 गुना है हमारे यहाँ से। हमारा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, परंतु उनकी केवल 15% भूमि ऐसी है जिसके ऊपर खेती की जा सके। 48% जमीन ऐसे माउंटेन्स में है जहां खेती नहीं हो सकती है, 28% ऐसा रेगिस्तान है जहां पर कुछ पैदा नहीं किया जा सकता। वो कृषि के योग्य है ही नहीं, केवल 15% है। हमारी भौगोलिक अवस्था, हमारी लैंड, हमारे लोगों की कार्यक्षमता और 11,000 साल का पुराना हमारा अनुभव, ये सब हमारे लिए एक वो है। लेकिन आज भारत के अंदर में 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर खेती होती है। चीन में इससे कम स्थान पर वो खेती होती है, 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 22% कम। लेकिन चीन का उत्पादन 682 मीट्रिक टन है, जबकि हमारा उत्पादन 315 मिलियन टन है। वैसे इससे पहले दावा यह था कि चीन इतनी कम जमीन पर भी भारत से ज्यादा अन्न उगाता है, लेकिन अब चीन की हालत देखते हुए लग रहा है कि भारत के लिए यह अच्छा मौका है। चीन में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न की कीमत 1,367 बिलियन डॉलर है, हमारे यहाँ की केवल 407 बिलियन डॉलर है। ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो आज यहाँ से स्नातक बनकर जा रहे हैं। आपके लिए चैलेंज बॉर्डर पर खड़े सिपाही के चैलेंज से कम नहीं है। आज अगर चाइना 15% उसके जमीन में हमारे से कम जमीन होते हुए जिस पर वो खेती करता है, अगर हमसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो पैदा करता है, तो ये हर किसान के लिए, हर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए, हर शोधकर्ता के लिए और हर उन संस्थाओं के लिए जो इससे जुड़ी हुई हैं, ये उनके लिए एक चुनौती है। आप अगर इसका संकल्प करें कि हम 10 वर्ष के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को लगभग कम से कम उतना बढ़ा लें जितनी चाइना की आज है, तब भी हमारा प्रोडक्शन 800 मिलियन टन होगा और हमारे पास में एक्सपोर्ट करने के लिए 270 मिलियन टन होगा, जिससे हम कई देशों को भारत के ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जो बात कह रहे हैं उसे कूटनीति के नजरिए से समझिए। भारत अपनी कृषि से कैसे दुनिया में सुपर पावर बन सकता है, इसे समझिए। भारत अपनी फूड सिक्योरिटी से एनर्जी सिक्योरिटी ला सकता है। भारत अगर अपना अन्न का प्रोडक्शन बढ़ा दे तो वो उन देशों की मदद कर सकता है जिनके पास अन्न नहीं है, जैसे मिडिल ईस्ट के देश जिनके पास अनाज पैदा करने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन इन देशों के पास अथाह तेल भंडार है। इस तरह से भारत इनकी अनाज की जरूरतों को पूरा करके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ले सकता है। अगर हमारे कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो आज जिन कंट्रीज के अंदर में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं परंतु अन्न पैदा नहीं होता है, चाहे सारा मिडिल ईस्ट है, चाहे ये है, अगर हम उनके लिए एकमात्र अन्नदाता बनते हैं तो हम कंट्री के लिए एनर्जी सिक्योरिटी भी पैदा करते हैं। जब एनर्जी सिक्योरिटी पैदा होती है तो उससे हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस भी बढ़ती है। आप लोगों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अपने को समझना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी भारत की संप्रभुता, भारत की मजबूती, भारत की रक्षा और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आयाम है और आप वो सैनिक हैं जो इस काम में लगे हैं। फूड सिक्योरिटी के साथ अगर भारत को एनर्जी सिक्योरिटी भी मिल गई तो उसे कम से कम एशिया का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीन की हालत पहले ही खराब है। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन की जनसंख्या में बहुत कमी आई है और यही उसकी तरक्की की रफ्तार कम कर रही है।
चीन की आबादी जल्दी जल्दी बूढ़ी हो रही है। चीन के पास स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कमी है। चीन से पूरी दुनिया का भरोसा खत्म हो रहा है। चीन से दुनिया दूरी बनाकर रख रही है। शी जिनपिंग के खिलाफ भी लगातार बगावत हो रही है। चीन एक तरह से अंदर ही अंदर सुलग रहा है। इसीलिए जिस चीन के लिए कहा जाता था कि वो दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, उसका बर्बाद होना तय माना जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।